नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया है? वो करारा जवाब जो तय कर देगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को वो एक और मौका देगी या फिर वहां सत्ता परिवर्तन होगा? अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो उसमें कमल खिलेगा या 10 सालों के सूखे के बाद वहां हाथ लहराता हुआ नजर आएगा। बहरहाल वहां के मुद्दों के आधार पर जो चुनाव लड़ा गया उसमें मुद्दों से ज्यादा सियासी बयानबाजी नजर आई और उसमें इमोशनल कार्ड तक खेले गए। लेकिन दिल्ली जो देश का केंद्र, क्या उस केंद्र से वो नीति तय होगी जिस पर आगामी चुनावों की रूपरेखा तय होगी? सवाल यह भी है कि हरियाणा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता की चाबी को छीना, क्या कांग्रेस बिल्कुल उसी अंदाज में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के हाथों से उस चाबी को छीन लेगी? क्योंकि दोनों में बड़ी चीज कॉमन है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन उसने 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ाया और वहां से कई सीटें ऐसी रही जो कांग्रेस हार गई सिर्फ इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को वोट मिला। इसी तरीके से दिल्ली में बीते 2 चुनाव से कांग्रेस का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसने तमाम 70 सीटों पर चुनाव लड़ाया और क्या वहां से वो अपना हरियाणा का बदला लेगी और क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा, ये जनता को तय करना है। लेकिन फिलहाल का जो वोटिंग परसेंटेज वो क्या कहता है, इस पर मंथन करेंगे। वैसे दिल्ली हर वक्त भागती रहती है, कभी सोती नहीं, लेकिन क्या वाकई में आज वोट डालने के लिए जागी है? वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ बयां करते हैं। फिलहाल हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आलोक वत्स साहब हैं, बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अशोक मेघवाल जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी हैं। शुरुआत एकलव्य आपके साथ, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है 3 बजे तक का। क्या वाकई में माने कि जो कभी सोती नहीं है दिल्ली, वो वोट को लेकर उतनी भी जागरूक नहीं जितना हम कह सकते हैं कि भाई दिल्ली है, देश का केंद्र है? या आपको लग रहा है कि यही वोटिंग परसेंटेज रहता है, जिनको वोट डालना है वो डालते हैं और जिनको टीवी पर देखकर सिर्फ विश्लेषण करना होता है वो विश्लेषण करते हैं? देखिए विजेंद्र जी, मैं बोलूं कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी आपने देखा होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज के जो इंटरप्रिटेशन रहे वो अलग अलग रहे। ये बात सही है कि विपक्ष ने बोला कि इतना उत्साह नहीं था इसलिए डाउन चला गया है, लेकिन बीजेपी ने बोला कि ये तो एक्चुअली कांग्रेस के वोटर्स इतने मायूस हैं कि वो बाहर ही नहीं निकले। तो इंटरप्रिटेशंस होते रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में देखिए तीनों पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही एक अगर देखी जाए तो एक तो ये रही कि आम आदमी पार्टी के लिए देखिए एक जो परसेप्शन था पिछले 10 वर्षों में, जब से एक तरह से उसकी एक जन आंदोलन से उत्पत्ति हुई कि वो एक्चुअली जन आंदोलन से निकली हुई एक आम आदमी की ही पार्टी है। परंतु इस बार जो शीश महल पर्टिकुलरली मैं कहूंगा उसकी वजह से जो, क्योंकि देखिए जो जेल जाने वाली बात है, लिकर स्कैम की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, उसमें एक बार ये आरोप लगाया जा सकता है कि भाई अभी कोई कन्विक्शन थोड़ी हुआ है, लेकिन शीश महल को सबने अपनी आंखों से देखा है। तो एक जो मैं उसको शीश महल कहूं या मुख्यमंत्री आवास कहूं? देखिए मैं तो अरविंद केजरीवाल का अगर निजी मकान है तो हम उसको शीश महल कहेंगे जी, अगर मुख्यमंत्री आवास है तो फिर वो मुख्यमंत्री आवास है। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि उसको शीश महल क्यों कहा जा रहा है। उसको शीश महल इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे मुख्यमंत्री आवास को 2 कमरे से ज्यादा बड़ा होने की जरूरत नहीं है और मुख्यमंत्री आवास में मेरी मतलब 2 करोड़ की लैंड क्रूजर की जगह एक 2 लाख रुपए की वैगनार से ही मैं चल लूंगा। लेकिन आज जब लोग देखते हैं कि उसके सिर्फ रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, तो इसलिए उसे शीश महल कहा जाता है। खैर, अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस में भी एक इस बार जो मैंने देखा जो बहुत ही डिफरेंट चीज थी 2014 के बाद, मैं तो कहूंगा कि एक तरह से पहली बार ही देखा कि कांग्रेस ने ये चुनाव बीजेपी को हरवाने के लिए नहीं, कांग्रेस को जिताने के लिए लड़ा। वो हो सकता है कि शुरू में शायद उतनी शक्ति के साथ नहीं लड़े, लेकिन ये देखने को जब उनने देखा कि बीजेपी तो ऑलरेडी अपने आप के दम पे ही जब आम आदमी पार्टी को फाइट दे रही है, तो क्यों ना हम तो कम से कम अपना वोट बैंक को सिक्योर करें और अपना
जो एक तरह से मतलब खोया हुआ वोट बैंक है उसको वापस सिक्योर करें। और बीजेपी के लिए मैं कहूंगा 2024 से जो उन्होंने एक लेसन लर्न किया कि उनकी जो सबसे बड़ी जो एक आपने सुना होगा कि इलेक्टोरल मशीनरी कहा जाता है उन्हें, तो उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो उनका संगठन ही है। तो 2024 के चुनाव के बाद ही उनने एक तरह से संगठनात्मक वे से जो कार्य करना शुरू करा था, जिसका उनको पिछले 2 विधानसभा चुनाव में, एक हरियाणा में और महाराष्ट्र में कम से कम उनको एक बड़ा फायदा भी हुआ। मैं समझता हूं कि बीजेपी दिल्ली को भी लेके उस स्ट्रैटेजी को चली है। प्रतीक, कांग्रेस की रणनीति इस पूरे इलेक्शन में क्या रही? क्योंकि पवन खेड़ा को आपने भी सुना होगा, एएनआई पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम एक्टिव नहीं थे, हम अंतिम 10 दिन एक्टिव थे, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता बेहद व्यस्त थी और उसको पता है कि अंतिम 10 दिन का जो इंपैक्ट रहेगा वही इलेक्शन पर रहेगा। तो मानकर चले हर राज्य में 10 दिन की ही प्लानिंग होगी। तो विजेंद्र भाई, अभी आपने बोला कि दिल्ली भागती हुई, दिल्ली भागती नहीं, पिछले 10 साल में हाफती हुई दिल्ली हमने देखी है। वहां पे पॉल्यूशन देखिए कि सरकार ने जो मीटर लगा रखे हैं उसमें 500 AQI मैक्सिमम आता है, लेकिन आप अपने प्राइवेट अगर जो पर्सनल लेकर के जाएंगे तो 2000 AQI तक देखा है। मैं खुद उस समय पे दिल्ली में रह के आया तो सांस नहीं आती, इसलिए हाफती हुई दिल्ली है 10 साल से। और वहां पे जो मुजरिम है उनसे कांपती हुई दिल्ली है। जिस तरीके का वहां पर दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल आप देखिए कि खो दिए सारी चीजें, और जिस तरीके का क्राइम बढ़ा है, और दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अंडर में आती है, उसके बाद में क्राइम रेट लगातार बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम रेट वाली राजधानी दिल्ली है। और हमने चुनाव इसीलिए लड़ाई कि शीला दीक्षित जी के 15 साल के कार्यकाल के अंदर जो हमने काम किए थे, अब दिल्ली को वापस से उसी ट्रैक पे आने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल में ना तो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने और ना 10 साल के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली वालों के लिए कुछ भी नहीं किया। जो करके गए थे, चाहे आप मेट्रो की बात कर लीजिए, पुल की बात कर लीजिए, रोडों की बात कर लीजिए, सरकारी स्कूलों की बात कर लीजिए, सरकारी अस्पतालों की बात कर लीजिए। सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों के नाम पे वोट बटोरने वाले आम आदमी पार्टी के राज में 10 साल में एक भी सरकारी स्कूल नया नहीं बना है दिल्ली के अंदर, और ना एक भी सरकारी अस्पताल बनाए। सिर्फ क्या कर रहे थे, लीकर स्कैम कर रहे थे, उसके अंदर एक के साथ एक बॉटल फ्री दे रहे थे। तो उसके अंदर जब बिजी थे तो अब जनता ने समझ लिया है। और दूसरी बात जो आप बता रहे थे, अभी दिल्ली के तो उदाहरण दिए गए हैं लोकसभा इलेक्शन में कि मॉडल देखिए दिल्ली का जाकर। नहीं, किसने दिया? INDIA गठबंधन ने? नहीं, हमने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। और आप अभी बड़े बड़े हाथ उठवाए गए हैं भाई दिल्ली मॉडल को लेकर। वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो वापस आपके पास आऊंगा। प्रेम सिंह बाजोड़ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं। प्रेम सिंह बाजोड़ जी, दिल्ली के अंदर आपको क्या लग रहा है भाई? क्योंकि बीजेपी का कमल सिर्फ एक बार ही खिला इतिहास में, और जब खिला था तब उन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री दिल्ली ने देखे थे। क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी के संगठन की कमजोरी है, या दिल्ली का वोट बैंक ही कुछ इस तरीके से फंसा हुआ है कि उसको डीकोड कर पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होता? दिल्ली में ऐसा है सर। जी बोलिए सर। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है सर, बोलिए। मैंने कहा दिल्ली में ऐसा है कि केजरीवाल जी सरकार का अंत हो चुका है। और मैं आपको निवेदन कर दूं कि केजरीवाल जी खुद भी चुनाव हारे हैं। ठीक है। उनके उप मुख्यमंत्री की घोषणा की मनीष सिसोदिया जी, वो भी खुद चुनाव हारे हैं। ठीक है। और दिल्ली में कम से कम 35 और ऊपर से ऊपर 40 सीट आने की 100% संभावना है। ठीक है। मिनिमम 36 मतलब बहुमत। मैं वही सोच रहा था कि भाई जब मिनिमम ही है तो बहुमत तो ले ही ले कम से कम। क्लियर कट बहुमत है सर। और मैं आपको एक निवेदन और कर दूं कि हमारे पास एक कंपनी बढ़ा रखी है हमने, जो उसका नाम है, अपने सर्वे के लिए हम काम करते हैं। ठीक है। और उसके सर्वे के आधार पर आपको कह रहा हूं 2 महीने की लगातार जो सर्वे हुआ, 1,53,000 लोगों का सर्वे। ठीक है। और उस सर्वे के आधार पे मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि 100% भारतीय जनता पार्टी राज बनाएगी।
और कम से कम 36 ऊपर 40 सीटें 140 सीट 40 सीटें आने की संभावना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भी बता दीजिए सर, सर्वे में पता किया था कि भाई दिल्ली में मुख्यमंत्री भी कौन होगा अगला? नहीं, मुख्यमंत्री तो देखो, अब मेरी बात सुनो, बहुत बात करो आप अमित शाह जी से और मोदी जी से वो बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी मैं तो ग्राउंड की रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट आपको हमने दे दी। एक सीट कांग्रेस की आ रही है। ठीक है, और आम आदमी पार्टी की कितनी आ रही है सर? जी सर, अब आम आदमी पार्टी की आप देख लो सर्वे रिपोर्ट के ऊपर, तो हमारे सब हाईएस्ट 32 सीट से ऊपर सर्वे ही नहीं जा रहा, 30 से एक सीट आएगी आम आदमी पार्टी की। ये लक्की नंबर 1 जो है कांग्रेस का, वो कौन सी सीट है सर जहां से खाता खुलने वाला है? जी, कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस का। हाँ, वो भी बता दूंगा आपको। 8 तारीख लकी नंबर क्या, मैं आपको आप चाहो तो पूरी बता दूंगा। वो कागज आया नहीं, क्या उसको टेलीफोन करो आ जाए। लड़का अब जो जिसके पास कागज है वो यहाँ है नहीं, अभी आ रहे हैं। मैं आपको चाहोगे तो पूरी सीटें बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी बीजेपी की आ रही है, सर, लेकिन आपने मुद्दे भी तो पता किए होंगे ना कि भाई हम सर्वे कर रहे हैं, किन किन मुद्दों के आधार पर कोई किसी पार्टी को क्यों वोट दे रहा है। तो अगर आपने वो सर्वे किया तो उसमें मुद्दे, इश्यूज क्या रहे दिल्ली के? मुद्दा देखो, इश्यूज, मेन इश्यूज, वैसे तो इश्यूज बहुत है। हाँ। बाकी जो सर्वे रिपोर्ट में आया वो मेन इश्यूज ये है कि एक तो यमुना का बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है, ये जो केजरीवाल जी जिस प्रकार से झूठ बोलते हैं तो पब्लिक आजकल सब समझती है। तो एक तो सबसे बड़ा यमुना का था, दूसरा इनका शराब घोटाला में जो लिप्त हुए, और जिस प्रकार से शराब घोटाला में इन्होंने रेवड़ियां बांटी, ठीक, उसका बहुत बड़ा मुद्दा था। मेन मुद्दे तो 2 ही थे, बाकी तो रोडों का है और है, 1000 तरह के मुद्दे होते हैं। करप्शन का मुद्दा तो है ही है उन पे। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। वापस हम आपके पास आएंगे। बीजेपी नेता आलोक वत्स साहब हमारे साथ हैं। आलोक वत्स साहब, क्योंकि अभी भी टाइम है, वोट के लिए टाइम है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है और जो लगभग 55 के आसपास रह सकता है, 55 के आसपास वोटिंग परसेंटेज आप दिल्ली में अच्छा मानते हैं? दिल्ली जैसी प्रबुद्ध जगह, पढ़े लिखे की संख्या काफी है, वहां पर इतनी जोर से लोगों ने कैंपेनिंग की, 140 रैलियां हुई, पोस्टर वार हुए, और जिस तरीके से लोगों को उत्साहित करने की कोशिश की गई कि वोट, लोकतंत्र का पर्व में वोट आके दीजिए, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए, उस हिसाब से अगर ये 55% पे जाके टिकता है तो ये बहुत स्वस्थ वोटिंग नहीं मानता हूं मैं इसे। ठीक, लेकिन इस वोटिंग परसेंटेज का यहां तक टिकना आप किसके फेवर में मान सकते हैं? भाई 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कि ये हो कि भाई ये फला सरकार जिसको हमें वोट डालना है वो जीती रही है, बनी रही है, तो हम वोट डालेंगे तो क्या हो जाएगा। दूसरा परसेप्शन ये होता है कि हमें वोट ही नहीं डालना है, इच्छा ही नहीं होती है कि भाई कुछ बदलने वाला नहीं है तो क्या ही वोट डालें। आपको क्या लग रहा है, कौन सा परसेप्शन है? देखिए विजेंद्र जी, ये परसेप्शन अब बदल गया है। जो पहले होता था कि ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई तो एंटी इनकम्बेंसी में गिना जाता था। ठीक है, लेकिन अब बातें सत्य नहीं है। आपने इसका परिणाम देखा हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी जी। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत कस के पोलिंग हुई, ठीक, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुआ, वहां प्रचंड बहुमत से जीती एनडीए। वही हाल हरियाणा में हुआ, और इन चीजों का इलेक्शन पर कोई ज्यादा असर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस बार दिल्ली की राजनीतिक फिजा बदली हुई है, हवा बदली हुई है। ठीक है, वहां के लोग चेंज चाहते हैं, और कांग्रेस और आम आदमी जिस तरीके से घमासान एक दूसरे के विरुद्ध कर रही है, तो पुरानी कहावत है कि घर फूटे तो दूसरा लूटे। ठीक, ये एडिशनल फैक्टर हमारे लिए पैदा कर दिया इन्होंने, और हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं।
और दिल्ली में एक स्थिर और स्थायी सरकार नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक नौजवान साथी को चीफ मिनिस्टर के रूप में उतारकर हम आगे दिल्ली की व्यवस्था को आगे ले चलेंगे। ठीक है आलोक जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अशोक मेघवाल जी, क्या वाकई में ये खतरा है कि भाई जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया, वही कांग्रेस दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ करने वाली है? देखिए, आज जो मतदान हुआ है, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सरकार में आएगी। बीजेपी ने अगर इतना अच्छा किया होता तो 25-26 साल से सत्ता से क्यों बाहर है? 2015 के बाद कांग्रेस सत्ता से क्यों बाहर है? 2015 में आम आदमी पार्टी की 67 सीटें आई थी और 20 में 62 सीटें आई थी, और निश्चित तौर पे अब की बार भी बहुमत की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से एलिगेशन लगाए गए हैं शराब स्कीम के, मैं समझता हूं कि वो बुनियादी तौर पे निराधार हैं। निराधार इसलिए हैं कि पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और सेडिशन चार्ज का सबसे ज़्यादा मिसयूज अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से क्राइम रेट बढ़ रही लेकर है। आए हैं सर? हाँ सर, दिल्ली की लीकर पॉलिसी लेके आए हैं, जिसको विड्रॉ किया था बाद में आपने? लाए नहीं सर, हम तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, मैं पूछ रहा हूं बस ऐसे ही। लेकिन आप लाए हैं क्या? उपराज्यपाल लगातार जहां स्कूल के हर आसपास- काम में जहां इंटरफेयर स्कूल के करना। आसपास आपने मदिरालय खोलने की तैयारी कर ली थी? हमारे जहां मंदिरों नेताओं के को आसपास किस खोलने की प्रकार से तैयारी कर लॉकडाउन ली थी? किया गया? आपकी लीकर पॉलिसी की बात कर फर्जी रहा हूं सर आरोप मैं। लगाए गए। अरे सर, मैं लीकर पॉलिसी की बात कर रहा हूं भाई। आपकी है क्या आपके सर पास? सर देखिए, हमारे पास पॉलिसी ये है, मैं अमूमन हम ये कहता चाहते हूं हैं कि डिबेट में, दिल्ली अशोक भ्रष्टाचार मेघवाल, मुक्त हो। अमूमन मैं ये और कहता हूं हमें डिबेट में कि भाई ट्रांसफर और वक्त की पोस्टिंग कमी का होती राइट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको भी अशोक छीन मेघवाल लिया जी, गया। अशोक मेघवाल जी, अमूमन मैं ये कहता हूं कि भाई हमारे पास वक्त की कमी होती है। मैं आज कह रहा हूं पूरा वक्त है। अगर आपके पास लीकर पॉलिसी है तो पढ़िए और बताइए, खुद पढ़कर बताइए कितनी कमियां हैं उसमें और कैसे फर्जीवाड़े किए गए। देखिए, हमने फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं किया, हम भ्रष्टाचार के पक्ष में रहे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार काम करे। किस प्रकार से हमारे नेताओं को दमन करके जेल में डाला मुझे गया। अरविंद केजरीवाल का बयान बहुत अच्छा लगा था कि किस भाई प्रकार हमारी कमी से रही एक- कि हम यमुना को साफ नहीं कर पाए, तो यहां भी स्वीकार लीजिए अन्ना ना कि भाई आंदोलन लीकर से पॉलिसी निकली हुई पार्टी गलत को- थी। हो गई गलती हमसे, मान लीजिए भाई लीकर पॉलिसी गलत थी, गलती हो गई हमसे, क्या हो गया भाई? डॉक्यूमेंट तो है ना सबके सामने और नहीं, पता भी है सबको। नहीं सर, वो कोर्ट में मैटर चल रहा है, अभी कौन सी कन्विक्शन हो गई? और निश्चित तौर पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा न्यायालय में। ये सिर्फ बुनियादी तौर पे फर्जी एलिगेशन लगा रहे हैं और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नहीं, है लेकिन और कांग्रेस कितना डैमेज निश्चित करेगी? तौर पे फिर से सरकार बनाएगी। कांग्रेस कितना डैमेज करेगी आम आदमी पार्टी? नहीं, कांग्रेस का कोई प्रभुत्व नहीं है, किसी भी सीट पे कोई प्रभुत्व नहीं है। अच्छा, सिर्फ दिल्ली में या देश में ही नहीं है? आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे सरकार बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस का धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से सरकार से सत्ता से बाहर हो रही है, ये इस बात की प्रमाणिकता है कि कांग्रेस पार्टी ने जनता विरोधी काम किया, इसलिए वो सत्ता से बाहर है। और बीजेपी 26 साल से दिल्ली में बाहर है, क्यों? ये प्रतीक भाई क्या सुन रहे हो बगल में बैठ के? कल तक तो गले मिल रहे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि हमने अभी पंजाब में इनकी सरकार चल रही है और लोकसभा के चुनाव में पंजाब के अंदर हमारा कोई गठबंधन नहीं था। इनसे पूछ लीजिए मैक्सिमम सीटें कितने जीती है वहां पे सांसद की? कांग्रेस पार्टी ने। आप अगर वोट शेयर की बात करेंगे लोकसभा में, क्योंकि अभी लेटेस्ट तो वही चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का रहा है लोकसभा के चुनाव के अंदर, 20-25% के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि आपका प्रभुत्व है कि नहीं है। ये कह रहे थे कि अभी साबित नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल ये बोलते थे कि आरोप लगते ही पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। इन्हीं के शब्द हैं तो अरविंद केजरीवाल जी के, जब अन्ना आंदोलन के अंदर बैठे थे तो बोले आरोप लगते ही सीट छोड़ देनी चाहिए। हमारी जब सरकार थी यूपीए में, जब आरोप लगे, नेताओं ने अपनी पोस्ट छोड़ी और जेल भी गए और बाद में कोर्ट ने उनको बरी भी किया। अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद में भी नहीं छोड़ते हैं। तो इतना कितना मोह हो गया है उनको कुर्सी से कि आरोप लगने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी कही हुई बात को नहीं मान रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही सरकारों ने, केंद्र सरकार हो चाहे से और दिल्ली की सरकारें, दिल्ली वालों को ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और वोटिंग परसेंटेज सुनिए ना, वोटिंग परसेंटेज
मैं कह रहा हूं देश वोटिंग की परसेंटेज आप आजादी के टीवी लिए पे मत महात्मा गांधी भी जेल में गए देखिए, थे। फोन कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल अरे नेहरू सुनिए भी तो जेल में सही, गए थे। अब देखो किस सुनेंगे नहीं। प्रकार से अफ्रीका के अंदर जब आपस नेल्सन में आप मंडेला एक दूसरे 27 की साल नहीं जेल सुन में रहे तो रहे। जनता तो क्या ही सुनेगी। जेल में डालना कौन सा सजा का घोतक है? आप बोल लो आप फिर। दोनों तय कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की नहीं सुनेंगे। नहीं तो नहीं, मैं कल तो तक सुन रहा हूं, साथ मैं तो थे, चुप हो फिर गया। जनता को नहीं, मैं तो चुप हो गया था। मैं ये कह रहा हूं, आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहा था। वोटिंग परसेंटेज टीवी पे देखने के कोई मतलब नहीं है, आपको किसी से पूछने की कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग में फोन करिए, वो आपको बता देंगे कि रात को 12 बजे वो कितना परसेंटेज देने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव कर मैं देखा था वोटर टर्नआउट, और मुझे ऐसा लग रहा है 65% के आसपास रात को 11 बजे चुनाव आयोग ये डिक्लेयर कर देगा कि 65% के मतलब आसपास आप की ये वोटिंग कह रहे हैं कि हुई भाई है। अभी से कांग्रेस ने तैयारी कर ली है ईवीएम को कोसने की। नहीं, हमने तैयारी कहां कर ली है? मैं तो आपको बता रहा हूं, आप देख लेना रात और को 11 मतलब ये बजे। भी मान लिया है कि हम नहीं जीत रहे। नहीं, हमने तो विधानसभा, अरे हमने लोकसभा में कल अच्छा, बोला पहले है, ये बताइए, बिल्डिंग एक में मिनट, 7,000 एक वोट कहां से आ ठीक गए? है प्रतीक, एक मिनट ही बताइए, कांग्रेस सरकार बना रही है नहीं बना रही है? कांग्रेस 100% सरकार बनाएगी, बिल्कुल 100% सरकार बनाएगी। फिर इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद भी कहेंगे नहीं कहेंगे? इलेक्शन भाई कमीशन अगर वो 65% वोटिंग परसेंटेज आपके हिसाब से दिखाएंगे, नहीं, मेरे और हिसाब से नहीं। उसके बावजूद अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार मेरे बनाएंगे, हिसाब से नहीं दिखाएंगे तो वो। मतलब फिर तो मत कीजिए ना, दोनों साइड थोड़ी ना चला अगर मेरे हिसाब से दिखाते तो जो अभी टीवी पे चल रहा है वही दिखाते। मैं ये कह रहा हूं, दोनों में से एक राय तो होगी ना। या शाम- तो अगर इलेक्शन अरे कमीशन शाम को क्या- निष्पक्ष काम कर रहा है तो आप कहते अच्छे लगते हैं, हमारी विजेंद्र भाई, सरकार बन रही है। विजेंद्र और अब भाई- अगर कह रहे वोटिंग टर्नआउट चेंज होगा तो फिर मान लीजिए भाई विजेंद्र हम हार रहे भाई, हैं। रात को दोनों थोड़ी ना एक साथ। 11 बजने तो दीजिए, 11 बजने के बाद में आप वोटिंग परसेंटेज आने तो मैं ये दीजिए। पूछ रहा हूं आपसे, आप सरकार बना रहे नहीं बना रहे? सवालों के जवाब आज तक मिले क्या? कल हमने पूछा था संसद के अंदर 70 लाख सरकार बना रहे नहीं बना 70 रहे? लाख वोट कैसे नए ऐड हो गए वहां पे? 70 लाख वोटर जो 5 साल में नहीं हुए। दिल्ली में भी आपको पता है कि अरे नहीं सर, मैं पता? कह रहा हूं सरकार बना रहे दिल्ली नहीं में बना रहे? बिल्कुल बनाएंगे। मैं क्या कह रहा था, दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, सुनिए सही, लोकसभा में जो चुनाव हुए, वोटर जो ऐड हुए वो माइनस में हुए, ठीक। और 4 महीने के अंदर वोटर बढ़ गए। तो ऐसा कैसे हो गया? कहां से आ गया? कहीं चीन से एक्सपोर्ट कर लिए गए वोटर? वहां से इंपोर्ट करके लिया है अक्साई क्या? चीन से तो नहीं आ गए। चुनाव आयोग बताने को तैयार ही नहीं है। तो मैं बता रहा हूं, आप रात को 11 बजे 12 बजे भाई, देख चीन लीजिएगा। तो पता नहीं, हो सकता है अक्साई चीन से आ गए हो। तो पता करवाइए ना, चुनाव जो आयोग को दान दे दिया बोलिए, गया था कांग्रेस चुनाव के आयोग को टाइम में। फोन करिए। ये तो मीडिया की जिम्मेदारी, चुनाव आयोग ठीक से है, जवाब इकबाल ले। सिंह, क्या वाकई में इससे तो अब बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि जीतने पर ईवीएम सही हो जाती है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है। ये तो हारते ही ईवीएम खराब हो जाती है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल हो जाते हैं। ये थोड़ी ना चलेगा। ये सब एक्चुअली कॉन्फिडेंस का खेल है। देखिए विजेंद्र जी, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो एक समय पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहां था कि वो सीधा प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने, आपको ध्यान होगा, बनारस पहुंच गए थे। आज ये स्थिति है कि वो खुद की सीट पे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, उसके 3 कारण हैं। सबसे पहली तो जो शीश महल तो हम डिस्कस कर चुके। सेकंड, मुख्यमंत्री आवास, बिल्कुल आप उसको नहीं, मुख्यमंत्री वो आवास, आधिकारिक मुख्यमंत्री आवाज नहीं है वो। हाँ, अच्छा, ये बात भी सही है वैसे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक शीला दीक्षित जी, आप जो ये जो कांग्रेस के प्रभाव की बात हो रही थी ना, मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि दिल्ली में जो एक्चुअली हमें डेवलपमेंट दिखाई देता है, मतलब जिसे टेंजिबल डेवलपमेंट कहते हैं, वो हुआ है तो वो शीला दीक्षित जी के उन 15 वर्षों के राज में ही हुआ है। चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, चाहे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हो, रोड का चौड़ा करना हो, ब्यूटिफिकेशन हो। तो मैं समझता हूं कि बसें हो। देखिए उस समय जो स्कैम्स हुए ना, उस समय के स्कैम्स का एक तरह से, क्योंकि उस समय वो कॉमनवेल्थ स्कैम भी हुआ था जिसके एक्चुअली जो परपेट्रेटर्स थे वो सुरेश कलमाड़ी जैसे लोग थे, लेकिन उसका मुआवजा, मतलब एक तरह से उसका भुगतान किया शीला दीक्षित जी ने, बिल्कुल खामियाजाना। तो अब इस चक्कर में क्या हुआ कि मैं समझता हूं कि एक जो सिंपैथी फैक्टर भी जो होता है ना, वो है जनता में, और उसको ठीक कि भाई हमें, जिनने हमें इतना डेवलपमेंट के पक्ष में, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इतना है कि वो चुनाव ही निकाल देंगे, लेकिन उस तरह उस चीज इतना को है कि आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ देंगे डेफिनेटली। और आप देखिए कि संदीप दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक तो हमने शीश महल की बात करी, एक अपन ने शीला दीक्षित जी की बात करी, और तीसरा जो संदीप दीक्षित जी ने संगठनात्मक तरीके से जो नीचे काम किया है, एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने इस चीज को जनता में चलाया है कि आप किस मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हो। आप उस मुख्यमंत्री, आज भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो स्टैंडिंग ऑर्डर है ना, तो आप अगर यदि चुनना चाह रहे हो इनको, तो आप किस मुख्यमंत्री को चुन रहे हो? जो चुन के ऑफिस नहीं जा सकता, कोई फाइल साइन नहीं कर सकता। और उसी तरह से 2 सेंटेंस में जो इनके बाकी 2 स्टार कैंडिडेट्स हैं, एक तो आतिशी मारलेना जी। आतिशी जी क्यों स्ट्रगल कर रही हैं? क्योंकि वो जब सीएम बना दी गई तो उनके लिए पहले ही कह दिया गया कि ये तो भाई इंटरिम सीएम है।
यदि हम चुनाव जीते तो ये सीएम नहीं रहेंगी। और तीसरी बात, मनीष सिसोदिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। एक रिपोर्टर को ही मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि मनीष सिसोदिया जी हमेशा कहते रहते हैं, और केजरीवाल जी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की डिग्री को क्वेश्चन करते रहते हैं। लेकिन वहां पे नीचे चलाई गई कि भाई ये जो वर्ल्ड के बेस्ट सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनसे ये तो पूछो ये क्यों सिर्फ 12th पास ही रह गए। ये भी एक फैक्ट है, और ये अब जनता में चला है कि भाई उन्होंने अपनी सीट भी बदली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस सीट पिछली बार वो 3000 सीट से ही जीत पाए थे, इस बार जंगपुरा में आए हैं वोटों से। 3000 वोटों से। सॉरी, ठीक है, लेकिन आपने दिल्ली इलेक्शन में एक रोचक ट्रिपल एस कनेक्शन निकाला है, शीश महल, शीला दीक्षित और संदीप। 6 बजे तक वोटिंग होनी है, आधा घंटा और बचा है। उसके बाद फर्स्ट इंडिया आपको एग्जिट पोल दिखाएगा। एग्जिट मत कहिए उसे, आप एग्जैक्ट पोल मान सकते हैं। लेकिन उससे पहले आधे घंटे में जो दिल्ली में अभी वोट नहीं डाल पाए हैं वो वोट डालिए। 5 साल मौका नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि आपकी चहेती पार्टी, आपका चहेता कैंडिडेट वैसे ही जीत रहा है तो आपके वोट डालने से क्या होगा, तो भी वोट डालिए, क्या पता आपके वोट से ही वो जीत जाए। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास पैनल। प्रेम सिंह बाजोड़ जी हमारे साथ हैं, आलोक वत्स जी हैं, प्रतीक जी हैं, अशोक मेघवाल जी हैं और एकलव्य सिंह जी हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ कर दूं कि लोकसभा 2000 चुनाव जो हुए थे 2024 के, उसके बाद पहली बार किसी ने हिम्मत करी है एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल कहने की, तो उसके लिए आपको अभिनंदन करना चाहूंगा आपका। चलिए हम वो आपको दिखाएंगे भी और उम्मीद करेंगे आप उसका हिस्सा भी रहें। लेकिन प्रेम सिंह बाजोड़ जी ने तो सर्वे किया हुआ है प्रॉपर। अब हमें यह भी तय करना है कि उनके सर्वे से हम कितना मैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रेम सिंह बाजोड़ जी, आधा घंटा बचा है सर वोटिंग में अभी भी, लेकिन क्या वाकई में दिल्ली की जनता जिसको फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, अलग से जेब में पैसे मिल रहे हैं, और वहां का एक वोट बैंक है जो या तो कांग्रेस के साथ जाता है या फिलहाल वहां आम आदमी पार्टी के साथ जाता है, और जो छोटा मोटा वोट बैंक है, क्या वो अखिलेश की वजह से आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आया होगा? जी सर, जी मेरा ये निवेदन है सर जी कि दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, अब तो सिर्फ मात्र 3 दिन का टाइम बचा है। और मेरे जो प्रवक्ता यहाँ कांग्रेस के और आम पार्टी के विराजमान है, उनको निवेदन कर दूं कि अब तो वोट पड़ गए, थोड़े बहुत और पड़ जाएंगे। और मैं सीट वाइज बता रहा हूँ, और इनको कह दो नोट कर लें कि कौन सी सीट बीजेपी की आ रही है और कौन सी कांग्रेस की आ रही है। ये विधानसभा क्रमांक नंबर है 36 जी। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लें। विधानसभा क्रमांक नंबर 36 जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है जी। और ये है क्रमांक नंबर 61 गांधीनगर, ये भी बीजेपी आ रही है जी। क्रमांक नंबर 13 रोहिणी, ये भी बीजेपी आ रही है जी। और क्रमांक नंबर 32 उत्तम नगर है, ये भी बीजेपी आ रही है। क्रमांक नंबर 58 लक्ष्मी नगर है, ये भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और क्रमांक नंबर 64 ये भी बीजेपी जीत रही है। क्रमांक नंबर 34 ये भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और क्रमांक नंबर 66 ये भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और क्रमांक नंबर 7 भारतीय जनता पार्टी, क्रमांक नंबर 8 भारतीय जनता पार्टी, क्रमांक नंबर 31 भारतीय जनता पार्टी और क्रमांक नंबर 41 भारतीय जनता पार्टी, क्रमांक नंबर 57 ये भी भारतीय जनता पार्टी जी। और क्रमांक नंबर 6 भारतीय जनता पार्टी और क्रमांक नंबर 37 ये भी भारतीय जनता पार्टी, क्रमांक नंबर 33 ये भी भारतीय जनता पार्टी और क्रमांक नंबर 70 ये भारतीय जनता पार्टी, क्रमांक नंबर 35 भारतीय जनता पार्टी, क्रमांक नंबर 42 भारतीय जनता पार्टी और क्रमांक नंबर 14 ये भी भारतीय जनता पार्टी, क्रमांक नंबर 44 भारतीय जनता पार्टी, क्रमांक नंबर 60 भारतीय जनता पार्टी, क्रमांक नंबर 11
भारतीय जनता पार्टी ठीक है, क्रमांक प्रेम नंबर सिंह बाजोर 15 जी हमारे भारतीय साथ जो जनता पैनलिस्ट पार्टी। हैं सर, वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आप ये बताएं कि कांग्रेस की ये कौन सी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है, मान लेते हैं, चलिए इधर उधर हो जाएंगी 10-15 सीटें, कांग्रेस वाली कौन सी है? सर ये भी बता दो कि इलेक्शन कमिश्नर ने भेजी है या अमित शाह ने भेजी अरे है? आपने सुना नहीं सर, वो सर्वे करके बैठे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने भी अपना सर्वे किया होगा ना, उनके पास भी डाटा होगा, आपके पास, मेरी आप बात पढ़ सुनो। दीजिए, मैं आपको अरे भी मौका देता हूं। सुनो एक बार अजी, जी प्रवक्ता साहब को एक निवेदन कर रहा हूं कि आप शायद प्रेम सिंह बाजोर को जानते नहीं हो अच्छी तरह से। मैं कौन आदमी हूं? हम लोग सर्वे करते हैं पिछले 15 साल से ग्राउंड पे, और जो सर्वे करते हैं उनके पास आंकड़ा होता है। अब आप आवाम बात कर रहे हो, 8 तारीख को आप बात कर लेना हमारे से, आप हम यहीं रहेंगे। ठीक बात है। और कांग्रेस की जो सीट जीत रही है जी वो है 5 नंबर, क्या नाम है सीट का सर? और ये है यादव साहब जो कांग्रेस अध्यक्ष है, ठीक एकमात्र एक सीट इनकी आ रही है। ठीक है, सीट का नंबर है 5 नंबर, क्रमांक नंबर 5। ठीक, चलिए प्रतीक, कम से कम ये तो अच्छा है कि भाई खाता तो खुल रहा है, देखिए मुझे और पता नहीं बीजेपी है, के सर्वे में खुल रहा है, इंटरेस्टिंग ये है। अब बीजेपी का सर्वे हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है ये तो अब 8 तारीख को ही पता लगेगा। इतनी जल्दी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अगर इसी में सच्चाई है तो फिर वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं नहीं भाई, क्योंकि वो सर्वे है, वोटिंग कांग्रेस भी कराती है, वोटिंग होनी तो आम बाकी है ना, अभी पार्टी भी की अभी तो कांग्रेस 1 कराती है। घंटे, अभी तो आधे घंटे की वोटिंग और बाकी है। इतनी जल्दी क्या हो रही है? कांग्रेस के दौर में नहीं होते थे, इनके मुख्यमंत्री सर्वे में के तो सर पर 400 अलग होते थे, सीट संगठन के मिल सर रही पर थी। अलग होते थे, दिल्ली के सर पर अरे अलग इनके होते सर्वे थे, में तो 400 सीट आ प्रभारी रही के थी। सर पर अलग होते थे। लोकसभा में तो 400 सीट आ रही थी इनके सर्वे में जी। 240 कैसे रह गई? जी 400 आ रही थी ना सर्वे में, 400 से ऊपर भी बता रहे थे। तो ये सर्वे वर्वे सब फालतू की बातें हैं, और ना एग्जिट पोल ना ये सारी सब फालतू की बातें हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब देखेंगे। आप बताइए आपकी कितनी सीटें आ तो रही हैं, बताइए। 8 तारीख को देख लेना प्रवक्ता साहब, 8 तारीख को देख लेना। बहुमत मतलब लेकर के पता चल आएंगे। जाएगा। बहुमत का नंबर आपको पता है कितना चाहिए? 35 के ऊपर 1 36 तो 36 लाएंगे मतलब? बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, 100% लेकर के अजी वो एक सीट बता रहा हूँ, वो भी लटक सकती है मार्जिन पे। ये ठीक है सर, ऐसा सर्वे प्रेम सिंह जी, ऐसा सर्वे तो जनता तय 2003 करेगी में भी सर। किया था, बीजेपी ने सरकार बना रहे थे। ऐसा सर्वे 2008 में भी किया था, तब सर। सरकार बना रहे थे। ऐसा सर्वे 2013 में भी किया था, तब भी सरकार बना रही थी ठीक बीजेपी। है, लेकिन प्रेम सिंह और बाजोर जी तो ऐसा- कह रहे हैं भाई मेरी 8 बात तारीख को सुनो। सर्वे लेकर बैठ जाएंगे हमारे साथ। पहले मेरी ठीक है, ठीक और है, 25 साल से सरकार नहीं आ रही है। ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि वो खुद कह भी रहे हैं कि भाई 8 तारीख को सर्वे लेकर बैठ जाएंगे आप वो। थोड़ा सुनने में भी ठीक। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 25 साल से सर्वे कर रहे हैं, 25 साल से सरकार नहीं आई। लास्ट विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 1993 में जीता था, उसके बाद से आज तक अरे कोई लास्ट विधानसभा का नहीं चुनाव प्रतीक जीता भाई, नहीं है एक दिल्ली ही में। चुनाव जीता है, लास्ट और पहला और लास्ट वही था। चलिए वो और उसमें भी वहाँ क्या है, बता 5 साल दीजिए। की सरकार में 3 मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या है, वक्त बदलता है ना, हर पार्टी का वक्त बदलता है। कभी पंचायत से लेकर और दिल्ली तक कांग्रेस हुआ करती थी, अब बहुत जगह नहीं है, तो हम यही तो कह रहे हैं, वक्त तो वक्त बदलता है बदल ना, जाता रिजल्ट आने है। ठीक दीजिए है, ना। आलोक वत्स जी हमारे रिजल्ट आने साथ हैं। दीजिए। आलोक वत्स जी, अब तो कुछ ही वक्त बचा है सर, आपको लग रहा है कि जनता ने अपना फैसला दे दिया है? और क्या उसके अंदर, जैसे कि प्रेम सिंह बाजोर जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उनका सर्वे कह रहा है कि 36 से 40 के आसपास बीजेपी की सीटें हो सकती हैं। अब वो उनका सर्वे फर्स्ट इंडिया उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आंकड़ा इसी के आसपास रहेगा या वन साइडेड भी हो सकता है? देखिए, अब तो मुश्किल से 25 मिनट बच गया है, जी इससे भी कम है, 20 मिनट ही मान के चलिए। अब तो इसके बाद जब तक पोल के रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक अटकलों का दौर जारी रहेगा। और जो अभी साथी प्रेडिक्शन दे रहे थे उनके मुंह में घी शक्कर, मुझे लगता है उनका प्रेडिक्शन सच्चाई के काफी नजदीक है। जी आलोक जी, मैं बस वैसे ही आपको बता रहा हूं, राजस्थान में एक बड़े नेता हैं, वो अभी फिलहाल सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, नाम है प्रेम सिंह बाजोर जी। 15 साल से उनका अनुभव है सर्वे को लेकर, और एक दिग्गज नेता है। बिल्कुल होंगे, और मैं उनके सर्वे को सलाम करता हूं कि 15 साल से वो सर्वे कर रहे हैं, और 1,53,000 या 57,000 लोगों को उन्होंने दिल्ली में कांटेक्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इनका आकलन सच्चाई के बिल्कुल करीब होगा। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि अब इस बार दिल्ली के विधानसभा की फिजा बदली हुई है, लोग तंग आ चुके हैं झूठे वादों से, और एक निश्चित मजबूत हाथों में सत्ता सौंपना चाहते हैं।
डबल इंजन की सरकार बनाकर जी दिल्ली को के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ठीक। मजबूत सरकार स्थापित होने जा ठीक रही है है। अशोक मेघवाल जी, भाई एक बार के लिए मान लेते हैं कि बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वांछित हो, चाहे उपेक्षित हो। जितने भी दिल्ली के जो वर्ग हैं, जो क्लास हैं, सब की सब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। समृद्ध जिस नहीं है, प्रकार मतलब से आम आदमी पार्टी की बीजेपी लिस्ट ने में मजहब समृद्ध के नाम व्यक्ति पे नहीं है। देश में हिंसा भड़काने का जो काम किया है, जिस प्रकार से देश में 2 ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश का बेड़ा गर्क किया मोदी है, जी ने बोला यह था, डबल बीजेपी AI कभी मानते हम तो। सत्ता में नहीं आएगी। पिछले 25 साल से ये इंतजार कर रहे हैं सत्ता में। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अब की बार बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी दिल्ली में। मैं ये कह रहा हूं समृद्ध आम आदमी पार्टी की लिस्ट में नहीं है, उसको भरोसा सिर्फ उनसे है जिनको फ्री बीज है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, फ्री भी नहीं है, ये तो लोगों का फंडामेंटल राइट है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, एक पे एक दाम ये तो हो, मानवीय एक बोतल पे एक गरिमापूर्ण बोतल जीवन हो, के लिए बोतल जरूरी हो, है। fundamental हमारे right संविधान में है। भी कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या मूलभूत कि क्या बताया गया? जब राज्य के पास संसाधन फंडामेंटल होंगे राइट्स में क्या क्या तो है? देंगे। क्या दिक्कत है सर? फंडामेंटल राइट में है कि आप दिल्ली का ऐलान जो कर दें बजट कि है आपको वहां इतना के पैसा लोगों देंगे, के हम जीत विकास गए पे तो। लग रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? अशोक मेघवाल जी, क्या ये बीजेपी को फंडामेंटल सबसे राइट बड़ी है? दिक्कत ये हो रही क्या है ये कि आप देख फंडामेंटल सकते राइट है हैं कि आप दिल्ली कहें के कि हम अंदर जीत किस गए तो प्रकार इतना से पैसा आपकी जेब में डाल देंगे? सरेआम पैसे बांटे क्या जा रहे हैं। कैश फॉर वोट नहीं है? कैसे किस प्रकार से आज जो है पुलिस का दुरुपयोग करके जो है वोट देने वाले मतदाताओं को है, देखिए ऐसा है मतदान बूथ तक एक पहुंचने मिनट, नहीं दिया गया। की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या किया गया? मतदान बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया। किस किसको? प्रकार से दिल्ली के अंदर पुलिस का मिसयूज कर रही है बीजेपी पार्टी। ये आप किस आधार पे भाई- कह रहे हो? कोई वीडियो है आपके पास कहीं भी? अशोक कहीं मेघवाल भी जी, इतने सारे मैं ये कह रहा हूं, चैनल के अशोक रिपोर्टर मेघवाल है, जी, कोई रिपोर्ट ही नहीं भाई, कर रहा। मैं कांग्रेस प्रतीक भाई को भी और आपको भी दोनों को एक चीज कह रहा हूं, या तो ये कहिए कि मशीनरी आपको जीतने नहीं दे रही है तो हार स्वीकार कीजिए, या फिर ये कहिए कि निष्पक्ष और बेहतरीन इलेक्शन है और इसलिए हम जीत रहे हैं। दो धारी थोड़ी ना होंगे भाई। विजेंद्र एक भाई- तरफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का परसेंटेज देखिएगा, एक वक्त कहते हैं कि भाई ईवीएम को देखिएगा, अब कह रहे हैं आपकी मैंने जो पुलिस 65% देखिए, दिया था ना, और 65% दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बहुमत मिलेगा। 65% ऐसे दिया था, कैसे देख लेना। दिल्ली में फिर अगर से मैं आम गलत आदमी कह रहा हूं, पार्टी की 57 सरकार तो बता बनेगी। दिया है अभी। मैंने अभी 65 बोला था, आप देख लेना रात को 11 बजते अगर 65% दिया जाए, 57 तो अभी अरे भाई मैं तो कह रहा हूं हो सकता है 70% हो, फिर तो उसका आंकड़ा भी तो होगा ना, बता ऐसे दिया थोड़ी ना मैंने। कि हाथों में होगा सर। नहीं अभी क्योंकि सारे प्रेडिक्शन भाई, तो ये एक-एक कह रहे थे वोट कि होता है ना। 55 जाएगी। अरे आप देखिएगा हर अभी एक ईवीएम के अंदर कोडिंग होती है, आपके भी वहां पे होंगे अधिकारी जो उस ईवीएम के खुलने से लेकर वोट पड़ने से लेकर उसके लॉक होने से लेकर कितने वोट पड़े उसके बाद सिग्नेचर विजेंद्र करते भाई, हैं। हाँ आपने करते हैं या नहीं करते आपने हैं? सवाल विजेंद्र जी, सवाल फिर- पूछा मेरी बात का। अब मुझे मेरी बात सुनिए, आपने शायद कल की अगर परसों की प्रोसीडिंग देखी होती तो राहुल गांधी जी ने एक सवाल उठाया था। उन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतने वोटर महाराष्ट्र में कैसे जुड़ गए, जब हमने इलेक्ट्रॉनिकली उनसे डेटा मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। एक बिल्डिंग में क्या यह पॉसिबल है 7000 वोटर उसके अंदर ऐड हो जाएं? जब हमने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। जो 70 लाख वोटर जो मैक्सिमम जगह जुड़े उसमें से 99% सीटें बीजेपी जीती है। तो ये क्या आप बता मैं ये दीजिए कह क्या रहा हूं है? कि भाई आप एक तो संयोग है या प्रयोग है? किसी एक ये संयोग है या किसी एक प्रयोग है? नेता के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात को भी जाते हैं, नहीं तो लगा दीजिए सुप्रीम अरे कोर्ट तो में भाई। बिल्कुल लगा जाएंगे दीजिए ना, वहां से बिल्कुल पता चल हमने जाएगा। अरे कोर्ट में भी केस किया हुआ है। कोर्ट में केस तो यहाँ का भी जी, चल रहा है। आपको क्योंकि ध्यान पहले हो, आप ईवीएम का रोल जयपुर ग्रामीण जब आपको कहा गया ये अरे ईवीएम जयपुर इसको हैक ग्रामीण कीजिए में तो कोई पहुंचा रिकाउंटिंग नहीं मांगी था। थी हमने। ये तो अभी से माहौल बनना जयपुर शुरू हो गया। ग्रामीण में रिकाउंटिंग मांगी थी, हमको दी नहीं, हमको ये कोर्ट में ये अधिकार होता है ना ये कैंडिडेट का कि रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं है उसको पढ़िए आप। क्यों अधिकार नहीं है? अगर रिटर्निंग अधिकारी ने अगर उसको डिक्लेयर कर दिया और उसको लेटर थमा दिया गया उसके बाद सुनवाई नहीं होती। नहीं क्यों थमा दिया? वो तो अपनी मर्जी से साइन अरे करती है सर, क्या? सुनिए। अरे कैंडिडेट ने साइन सर, किया उसके कानून बाद तो कानून होगा ना, नहीं, मुझसे थोड़ी ना खेलेंगे आप पढ़ना भैया। आप उसमें मैं पढ़ के ही बता रहा हूं आपको। आपने अगर उसमें पढ़ लीजिए दोबारा ले आइए सामने, क्योंकि उसमें ये भाई, है आप कि एक बेहतरीन कैंडिडेट साइन प्रवक्ता कर हैं देगा उसके बाद और नहीं आपको होगा। काउंटर करने के लिए पढ़ना कैंडिडेट ने पड़ता है। साइन नहीं किए ठीक थे। है, एकलव्य सिंह, क्या वाकई में ये चुनाव की नीति हो चुकी है? और क्योंकि अभी भी लगभग 18 मिनट बचे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि किस तरफ दोनों ही पार्टियां अपना रुख रखना चाह रही हैं या भी कंफ्यूज हैं। 8 तारीख तक कंफ्यूज रहेंगी। एक तरफ कहेंगे हम बहुमत में हैं, दूसरे तरफ कहेंगे कि खिलवाड़ हो गया।
देखिए, ईवीएम को लेके जो सबसे बड़ा संदेश गया ना विजेंद्र जी, वो इस बार जो बीते राजस्थान में जो उपचुनाव हुए ना वहीं से गया। यहाँ पे एक सीट पे भाजपा हारी, बड़े नेता थे, किरोड़ी लाल मीणा जी के अपने भाई थे, वो हारने जब इंसान इतने कम मार्जिन से हारता है तो निराशा होती है, स्वाभाविक है। वहाँ पे रीवोटिंग की अपील हुई, मतलब रिकाउंटिंग की अपील हुई, रिकाउंटिंग हुई, परिणाम जस का तस रहा, एक भी वोट का डिफरेंस नहीं आया। वहीं से ईवीएम का सबसे बड़ा जो रीसेंट संदेश है वो गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी जो आम आदमी पार्टी के जो माननीय प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली का हर वर्ग जयपुर ग्रामीण अलग था। जयपुर ग्रामीण में जो शायद अगर प्रतीक बता नहीं पा रहे हैं वो शायद वो था कि जो बैलेट पेपर से नहीं, जो उपचुनाव से जो आए थे उनके वो कर दिए गए थे, उनको काउंट नहीं किया गया था, इनवैलिड काउंट किया गया था। इशू वो था, ईवीएम का इशू नहीं था। नहीं, अभी तो आप ओवरऑल चुनावों में ये जो इस तरह का रुख लिया जाता है उसकी बात कर रहे थे, तो मैंने उसके बारे में आपको एक बात बताई थी। बट देखिए कि अभी आम आदमी पार्टी के माननीय प्रवक्ता जो एक बात कह रहे थे कि दिल्ली का हर वर्ग ही उनके साथ है। मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ प्राइमरीली जो थे 4 तरह के वर्ग थे, जिसमें से एक तो हुई मिडिल क्लास, जिसको ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने हमारी नई राजनीति के साथ जुड़े और ये सब किया। तो उसमें एक तो मैं बताऊं कि 10 वर्ष के बाद इनका कार्यकाल देखने के बाद उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और उसके अलावा और रिसेंटली जो 12 लाख रुपए की जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, मैं समझता हूं कि उसका भी असर हुआ है। दूसरा जो है वो झुग्गी झोपड़ी का जो उनका वोट बैंक है, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ है कि जो उनको सपना दिखाया गया था वो 10 वर्ष में सिवाय पानी बिजली, मतलब पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन बिजली का एक जो सपना दिखाया गया था उसके सिवाय उनको कुछ मिला नहीं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली कल की पार्लियामेंट में ही जो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच थी, उन्होंने कहा कि हमने 4 करोड़ परिवारों को घर बना के दिए हैं, और वो 4 करोड़ परिवारों का जो, तो एक तो ये पार्ट हुआ, और इसका देखिए इसी में जो सेकंड पार्ट छुपा हुआ है, उन 4 जो चौथा वर्ग है वो 4 करोड़ परिवारों की जो घरों की जो रजिस्ट्री हुई है ना, वो महिलाओं के नाम पे हुई है। तो ये प्राइमरीली 3 वर्ग हुए, सॉरी। और चौथा मुसलमान वोट बैंक, वो कांग्रेस ने वापस से एक तरह से, मैं समझता हूं, दिल्ली में कितने बने हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत? 4000। नहीं, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई दिल्ली का चुनाव हम डिस्कस भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी 2100 का प्रॉमिस किया है ना, सरकार उनकी थी, उनने दिया क्या? तो सिर्फ प्रॉमिस की बात कर, नहीं तो उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे राज्यों में जो प्रॉमिस करके दिखाया, जो धरातल पे उतार के दिखाया है, अब प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस बार मुझे सेवा का अधिक मतलब मौका दीजिए। आपने जिस वर्ग का जिक्र किया उसको तो अशोक जी नहीं मान रहे। उन्होंने 4 कौन से वर्ग गिनाए आम आदमी पार्टी के? दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित। इनके में है ही नहीं मध्यम वर्ग। पीड़ित कौन सा वर्ग है साहब? पीड़ित वो समझ पा रहे होंगे कौन सा है पीड़ित, कौन सा वर्ग है? ये तो यही वो है जो बीजेपी के द्वारा और आप दिल्ली पुलिस के द्वारा सताया गया है, वो है पीड़ित बीजेपी से है, सरकार आम आदमी पार्टी ने सदैव विकास की राजनीति की है, देश में जातिवाद फैलाना और मजहब के नाम पे दंगे करवाने का काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ नजर आए, कांग्रेस के साथ नजर नहीं आए। उसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया उस बयान पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन अमूमन कहते हैं कि यूपी के अंदर सपा के साथ MY फैक्टर चलता है। तो क्या उसमें जो M फैक्टर कांग्रेस के साथ दिल्ली में होना चाहिए था, क्या वो सपा की वजह से, अखिलेश की वजह से आम आदमी पार्टी के साथ जा सकता है? क्या ये संभावना है? आपको लग रहा होगा कि M फैक्टर है, हम तो हमारे साथ तो पूरी दिल्ली की जितनी जनता है वो सारी है। और पीड़ित, अभी मेरे भाई पूछ रहे थे कि पीड़ित, तो मैं बता देता हूं कि पूरी दिल्ली वो पॉल्यूशन से पीड़ित है। यमुना जी के अंदर जब पूजा करने के लिए जब पूर्वांचली लोग जाते हैं तो वो पीड़ित है। जो दिल्ली पुलिस जो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो दिल्ली की पूरी जनसंख्या वो पीड़ित है। तो जो सारा पीड़ित और शोषित और वंचित और मिडिल क्लास जो बता रहे हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। जो 15 साल का शीला दीक्षित जी का कार्यकाल था उसकी तरफ देख रहा है, और इसीलिए अब चाहता है कि वापस से कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आए और जो आयाम जहां पर हम छोड़ के गए थे वापस से दिल्ली को उसी पटरी पर लौटाया जाए। वापस में एक बात ऐड कर दूं, जो गेस्ट बाहर से भी खड़े हुए हमारे साथ प्रेम सिंह बाजोर जी हमारे साथ है। प्रेम सिंह बाजोर जी, आपने सर्वे किया है सर, मैं उस सर्वे पर तो नहीं जा रहा, लेकिन इस सर्वे में यह भी तो आपने चेक किया होगा ना कि कितनी सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। हालांकि मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि भाई चुनाव और वोट के लिए जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कटु सत्य इतना ही है कि सर पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। तो कितनी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी इसलिए उलझी हुई है क्योंकि वहां का वोटर और वोट बैंक
उसके पक्ष में ही नहीं है। नहीं, वो तो देखो, उनका जो मोहम्मदन की जो सीटें हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना कोई भारतीय जनता पार्टी को वहां मिल रही है। मैंने आपको अलग अलग संख्या वाइज बता दी, वहां ना कोई भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही है। बाकी राजस्थान अपने दिल्ली के अंदर खूब अच्छी सीटें, दूसरी जगह मैंने सीट वाइज बता दी। 8 तारीख को पेटी खुलेगी, आप देख लेना। जो प्रवक्ता यहाँ विराजमान है, आज चाहे वो कुछ भी कहें, अब तो वोट पड़ गए, अब काहे के लिए बहस कर रहे हो? अब तो एक्चुअल बात पे आ जाओ। जो मैंने जो रखा है ना आपके सामने, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो का वो रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसमें आपने ये भी पता किया कि भाई बीजेपी को क्या इसलिए भी वोट पड़ रहे हैं या विनिंग स्थिति में आ रहे हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के एक वोट बैंक के अंदर सेंधमारी कर रही है और उससे बीजेपी प्लस हो रही है। नहीं, कांग्रेस तो देखो, मैं आपको बता दूं, मरी पड़ी है, कहीं नहीं है। कांग्रेस की पेटी खुले जब देख लेना, आपकी इनकी जमानती नहीं बचेगी गड़क रहे लोगों की। जी नहीं, लेकिन बिना जमानत बचाए भी तो भारतीय जनता सीटों पर खेल हो जाता है सर। मोदी जी दिखते हैं, एक तो मैं आपको बता दूं, एक तो भाई मोदी जी के कारण वोट पड़ रहे हैं, दूसरा इनकी विफलता है। मैंने आपको जीते कि ये बहुत बड़ा यमुना का मुद्दा था और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसके अंदर 100% ये जेल गए और पूरी दुनिया को पता है कि इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। ठीक, उस कारण से ही आज इनको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। जनता पूरी दिल्ली की समझ चुकी है। ये सर्वे रिपोर्ट के आधार की बता रहा हूं, हर सर्वे रिपोर्ट में सीट बाई सीट इसमें नोट लगा आता है कि भाई इस सीट के ऊपर क्या कारण है। तो ज्यादातर लोगों की यही भावना है। ठीक है, आलोक वत्स जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या कहीं भी ये फैक्टर हो सकता है, कहीं भी कह रहा हूं मैं वोट डालने के दौरान, कि भाई 10 साल हो गए सुनते सुनते कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते, सेंटर के अधीन आते हैं, एलजी साहब काम नहीं करने देते, तो क्या ये फैक्टर हो सकता है कि जनता सोचे कि चलिए भाई उसी की सरकार ले आते हैं जिनको एलजी साहब काम करने दे? मुझे एक चीज बताइए विजेंद्र जी, इन्होंने बिजली फ्री की रोक दिया एलजी साहब ने, इन्होंने पानी फ्री की रोक दिया एलजी साहब ने, इन्होंने स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाया रोक दिया एलजी साहब ने, इन्होंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी रोक दिया एलजी साहब ने, इन्होंने गली मोहल्ले में दारू की दुकान खुलवा दी रोक दिया एलजी साहब ने, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला रोक दिया एलजी साहब ने। जी, तो ये सारे तो ये निर्विवाद ढंग से कर रहे थे। एक और जोड़ लीजिए सर, शायद मैं गलत नहीं तो, कि वक्फ बोर्ड को जमीन दी तब भी नहीं रोका एलजी साहब ने। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। कि वक्फ बोर्ड को जमीन दी तब भी नहीं रोका एलजी साहब ने। तो हाँ बिल्कुल, तो सारे काम ये करते रहे और कौन से काम में बाधा पहुंचा दिया जहां इन्होंने कोई ऐसे काम किया जो उनके अनुरूप नहीं था। जी, शीला दीक्षित जी भी तो थी, बीजेपी की सरकार थी, ठीक बात। काफी कहां कंप्लेन किया और 15 साल तक रूल करती रही। ये अनर्गल बातें अब जनता को बरगलाने के लिए नहीं सकती हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट में प्रतीक देख रहे हैं आप कि भाई बीजेपी के नेता भी मुरीद हैं शीला दीक्षित जी के काम को लेकर। बीजेपी के नेता मुरीद नहीं, पूरी दिल्ली की जनता मुरीद है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, जो वोट डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं वहां पे दिल्ली की जनता, वो शीला दीक्षित के काम को देख करके ही डाल रहे हैं और वापस से जो विकास के पथ पे दिल्ली को लाना है, इसीलिए वोट डाल रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को चुन रहे हैं। शीला दीक्षित जी के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा कांग्रेस को दिल्ली में, मोदी के नाम पे पड़ेगा। नहीं है। क्या कारण ये मान रहे हैं कि संदीप दीक्षित जी अचानक से अब ऊपर आए हैं? 10 साल तक लगभग वो दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने कहा ना, इनका 0 से आंकड़ा 1-2 हो जाए, इनके लिए संतुष्टि का काम करेगा। ठीक है, अशोक मेघवाल जी, दर्जन भर से ज्यादा चीजें गिना दी भाई, उनमें तो एलजी साहब ने अड़ंगा नहीं लगाया, तो उन्हीं चीजों में अड़ंगा क्यों लगाया जो आम आदमी पार्टी कर नहीं पाई? देखिए, देश में महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 85 करोड़ लोगों का पेट भर रहा हूं, तो इसका मतलब देश में बेरोजगारी बढ़ी है। और दिल्ली की जनता जानती है कि किस प्रकार से फर्जी मुकदमे लगा के आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को जेल में डाला गया। सवाल
मुझे लग रहा है आप नजदीक रहते आम हुए भी आदमी आपके पास पार्टी आवाज नहीं सामाजिक पहुंच न्याय, रही है। राजनीतिक न्याय मैं और आर्थिक न्याय के repeat पक्ष कर में रहा हूं। खड़ी अशोक जी, है। वो चाहती है कि देश में धर्मनिरपेक्षता ये महिलाओं को बने रहे। सारी महिलाएं गरीब हो अशोक गई जी, क्या वहां की? अशोक जी, वैसे तो आप मुझसे 6-7 कदम की दूरी पर ही खड़े, मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई इतने काम गिना दिए, उनमें एलजी साहब ने अड़ंगा नहीं लगाया, तो उन्हीं कामों में अड़ंगा क्यों लगाया जो आम आदमी पार्टी को करने नहीं थे? या जो बड़ी घोषणाएं हमने जो मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की थी उनको लागू किया है बुनियादी तौर पे। यमुना सफाई उसमें नहीं चाहे थी? शिक्षा हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, यमुना मोहल्ला क्लिनिक चलिए, हो, बताइए बिजली कितने नए स्कूल खोले आपने? हमने, हमारा कसूर क्या है? कितने नए स्कूल हमने खोले आपने? दिल्ली का बजट दिल्ली की आम जनता के लिए लगा रहे हैं, हमारा कसूर क्या है इसमें? मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूं, 7,000 करोड़ तो यमुना की सफाई पर खर्च किए, और यमुना में झाग नहीं निकल रहा है बाहर। अब मैं पूछ लेता हूं, चलिए जिस शिक्षा मॉडल की आप बात करें, अरे सर सुनिए तो भाई, जिस शिक्षा मॉडल की आप बात करें, 5 स्कूल गिनाइए जो आपने खोले दिल्ली में, 5 गिनाइए। देखिए सर, पूरे दुनिया मान रही है 5 गिनाइए। पूरी भारत में दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां की एजुकेशन 5 तो गिना दीजिए मेरे भाई। एजुकेशन सिस्टम है। अशोक मेघवाल जी, 5 तो गिना दीजिए कम से कम, जो नए स्कूल खोले हैं आपने, 10 सालों में खोले हैं, जो गिनाइए। पॉपुलेशन देखिए कितनी बढ़ गई 10 सालों में। दिल्ली की जनता 5 खुश गिना है। दीजिए। अच्छा छोड़िए, और उनको अच्छे एक तरीके से छोड़िए, पता एक गिना है दीजिए, कि चलिए। जो कार्य हुए हैं एक वो गिना दिल्ली दीजिए। की जनता के गरिमापूर्ण जीवन को अशोक बनाने के लिए मेघवाल हुए जी, हैं। एक गिनाइए, चलिए एक बताइए कोई सा स्कूल जो आपने खोला है, सर बताइए। देखिए, दिल्ली के जो बच्चे आज पढ़ रहे बोला नहीं हैं है। और वो भी गरीब छोटे से वर्ग के ब्रेक के बच्चे लिए पढ़ रहे हैं। दरअसल यही सच्चाई है। जिनको आपको वो जो कहा facilities जाता है ना कि provide हमने नहीं ये करवा कर दिया, रही हमने थी। वो कर दिया, कांग्रेस पार्टी वो सिर्फ जबानी खर्च है, जमीनी नहीं है। क्योंकि जमीनी आंकड़े जब मांगे जाते हैं तो फिर आप बात करेंगे शिक्षा की, और बात कहां से आएगी शुरू होकर? ब्रह्मांड के दूसरे लेवल से। और ये सच्चाई है सवालों से बचने की। 6 बज चुके हैं, मतपेटियां लगभग बंद हो चुकी हैं। अब सवाल होता है, क्या वाकई में जनता ने किसी एक पार्टी को बहुमत दिया है, और अगर दिया है तो वो किसको? सर्वे क्या क्या कह रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं राम सिंह सांकला जी, जो कि एआई पॉलिटिक्स के फाउंडर हैं, 12 साल से सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम सिंह बाजोर जी, सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने दिल्ली को लेकर अपना एक अलग सर्वे किया है और वो 15 साल से सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है एकलव्य सिंह जी, जो न सिर्फ राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर बारीक नजर रखते हैं बल्कि बेबाक विश्लेषण भी करते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अशोक मेघवाल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी को लेकर पक्ष रखेंगे और वो क्यों कह रहे हैं कि तीसरी बार आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना सकती है। लेकिन शुरू करें उससे पहले फर्स्ट इंडिया स्पष्ट कर रहा है कि जो भी सर्वे हैं वो या तो एआई पॉलिटिक्स के हैं या फिर वो प्रेम सिंह बाजोर जी के हैं। फर्स्ट इंडिया सिर्फ एक माध्यम, प्लेटफॉर्म उनके सर्वे को आगे पहुंचाने के लिए। शुरुआत करेंगे राम सिंह सांकला जी, जरा बताइए आपका सर्वे का आंकड़ा क्या कह रहा है? सबसे पहले मोटा मोटा आंकड़ा, फिर सीट वाइज बात करेंगे। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी जो दिल्ली में चुनाव हुए हैं उसके अंदर दिल्ली के जो चुनाव अभी लगभग 6 बजे हैं और चुनाव हो चुके हैं, और हमारा जो सर्वे लेने की जो सैंपल साइज थी वो लगभग दोपहर 12 बजे तक हमने सैंपल को कलेक्ट किया था, एंड अभी जो फाइनल डेटा वो हमारे पास आ चुका है। अभी तक के इन आंकड़ों में अगर देखा जाए तो दिल्ली के मतदाताओं का सीट वाइज अलग अलग रुझान रहा है, और हर सीट पे अपने अलग रुझान रखा है उन्होंने। हालांकि इस बार इस सर्वे में देख रहे हैं एक पार्टी को वो मेजोरिटी के साथ में जा रहे हैं। जी, आपने एग्जिट पोल किया है, राइट? जी सर। 2 बजे दोपहर तक। जी। सैंपल साइज क्या है आपका? हमारा सैंपल साइज करीब 52,000 पूरी दिल्ली के अंदर का है। एक सीट पर कितना मोटा मोटा? मोटा मोटी अगर हम एक सीट की बात करें तो कहीं 1000 के करीब आसपास का सैंपल साइज है, और कहीं 800 से आसपास है। और एक पोलिंग बूथ पर कितना? पोलिंग बूथ वाइज नहीं होता ये, जब वहाँ दिल्ली का जो अगर आप देखोगे ग्राउंड वहाँ का वार्ड के हिसाब से है, तो हमने उसको वार्ड से सिलेक्ट किया है कि जिस हिसाब से जो वार्ड हैं उसी हिसाब से सैंपल लिए गए हैं। और सैंपल लेने के दौरान कितने मतदाताओं को छोड़ा गया है? भाई रैंडमली सैंपलिंग की होगी ना, क्योंकि आपने क्वालिटेटिव की है, क्वांटिटेटिव नहीं किया है। तो जरा ये बताइए कि कितने मतदाताओं के बाद दूसरे मतदाता से पूछा गया? हमने जो सैंपल लिए हैं वो एकदम सीधे मतदाताओं से लिए, किसी और को इसमें बीच में नहीं रखा। मैं मान गया कि भाई जो अंदर वोट डाल के आए हैं उनसे आपने बाहर उनसे पूछा है, लेकिन एक से पूछा, उसके बाद कितने मिनट के बाद दूसरे से पूछा? हो सकता ना कि पूरा का पूरा एक ग्रुप ही आया हो,
मैं आपको इस सर्वे की मैथोलॉजी बता दूं। हमने इस सर्वे को एआई के माध्यम से किया है, शायद ये पहला ऐसा एग्जिट होगा जो एआई का उपयोग किया है। हमने जितने भी सर्वे हुए हैं पहले ग्राउंड पे जाते, कुछ सैंपल्स हमने करीब 21 जनवरी से हमने ग्राउंड से सैंपल लेना शुरू किया। उनकी संख्या करीब 4 लाख के करीब थी जी, जो अलग वोटर के डेटा थे। प्री पोल जिसको कहते हैं, प्री पोल सर्वे। हमने उसी डेटा को टारगेट किया कि इस डेटा में कितने लोग पोलिंग स्टेशन तक जाते हैं और वो किस पार्टी को वोट डालते हैं। जो हमारी दूसरी जो टीम काम कर रही थी उन सारे वोटरों से कनेक्ट कर रही थी, टेलीकॉलिंग के माध्यम से भी थी और दूसरे जो मेथड IVR हैं, AI है, हम उसके थ्रू उनसे जुड़े हुए थे। वो सब के बाद में जो फाइनल आंकड़ा हमारे पास आया वो करीब 52,000 के करीब जो वोटर का डेटा आया था, उसके हिसाब से हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। आंकड़ा क्या कह रहे हैं? अगर मैं इसमें पार्टीवार अगर जाना चाहूँगा तो आंकड़ा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। कितना? भारतीय जनता पार्टी करीब बहुमत की ओर जा रही है और जिस हिसाब से भी चुनाव आयोग की जो है 6:30 बजे तक की गाइडलाइन, उसके बाद में हम डेटा आपको पूरा साथ में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो दरअसल हमारे पास 2 ऐसे पोल करने वाले हैं जिनमें से एक जिन्होंने एग्जिट पोल किया, यानी कि मतदान करने के बाद जो आए उनसे जाना है एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और दूसरे हैं प्रेम सिंह बाजोर जी जिन्होंने प्री पोल किया है, यानी कि वोट डालने से पहले ही उन्होंने अपना सर्वे कंप्लीट किया और उसके आंकड़े वो सामने रख रहे थे। प्रेम सिंह बाजोर जी, क्योंकि हमारे साथ यहां साखला जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई संभावना है कि बीजेपी बहुमत की तरफ जाए। उन्होंने एग्जिट पोल किया है, आपने प्री पोल किया है, तो आप संतुष्ट हैं कि भाई जो उनका एग्जिट पोल कह रहा है वो आपके प्री पोल से मैच खा रहा है? आंकड़ा बताया ही नहीं तो मेरे को क्या पता। वो कह रहे हैं बीजेपी बहुमत की तरफ है। आंकड़े हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि 6:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है, बस इसलिए हम रुके हुए हैं। जी जी जी, और तो अब तो क्या है कि लोग सारे चले गए, बाउंड्री के अंदर चले गए, स्कूलों की बाउंड्री में। अब मेरे हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जी, तो आप चाह रहे हो खुलकर बता दें एक बार, ताकि आप बता पाएं कि भाई उनके सर्वे में कितना दम। कानूनी ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए खुल के, अब क्या दिक्कत। ठीक है, लेकिन जो आपने सुना भी होगा कि भाई जैसे कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है, माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी जैसे कह रही है, तो आपको लग रहा है कि वो अब सब शुरू होने वाला है बस कुछ ही देर में, कि भाई यहां ईवीएम गड़बड़ कर दी गई, यहां वोट नहीं डालने दिए गए, यहां पर टेम्परिंग कर दी गई, यहां पर फर्जीवाड़ा कर दिया गया? अब ये तो साहब जो अब हारते हैं वो करते ही हैं, जीतते हैं जब तो उनके लिए ईवीएम बढ़िया हो जाती है, हारते हैं तो फिर ईवीएम भी खराब हो जाती है, प्रशासनिक अधिकारी भी खराब हो जाते हैं, पुलिस प्रशासन भी खराब हो जाता है उनके लिए। जी, तो बीजेपी क्यों नहीं करती है? वो भी तो कई राज्यों में चुनाव हारती है। भाई हक तो आपको भी होता है, आप भी कहीं ईवीएम खराब है, आप भी कहीं इलेक्शन कमीशन ने यहाँ कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया, यहाँ टीएमसी का सपोर्ट कर दिया, क्यों नहीं करते? देखो नहीं, बीजेपी का अलग सिस्टम है सर। बीजेपी आज आपको पता है नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में काम करी है पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कल्चर में ही नहीं है। वो गलत को गलत है तो गलत है, सही है तो सही है जी। कभी भी इस प्रकार का झूठे आरोप लगाए बड़े। अभी मैं देख रहा था प्रवक्ता वहां आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे हम जीतेंगे, ये करेंगे। अरे ये तो 8 तारीख को सामने आ जाएगी। अब वोट पड़ गए उसके बाद तो सही बोलो। अब सही बोलने में कहां दिक्कत है? ठीक है अशोक मेघवाल जी, भाई मेरे पास 2 हैं और मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि ये फर्स्ट इंडिया के सर्वे नहीं है। एक सांखला जी के और दूसरे बाजोर जी के, एक प्री पोल है और दूसरा एग्जिट पोल है। दोनों ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुमत के साथ है। क्या आप दोनों को ही डिनाई कर देंगे? नहीं, देखिए एग्जिट पोल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो आम चुनाव हुए थे उसमें कहा था कि अब की बार 400 पार, और सारे जो मीडिया है वो जिता रहे थे। आखिर में क्या हुआ, अल्पमत में रह गए। तो ये जो एग्जिट पोल के जो सर्वे हैं ये 6:30 बजे के बाद आएंगे अलग अलग चैनल के, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो सर्वे के जो आंकड़े हैं वो आम आदमी पार्टी के अनुरूप रहेंगे। और
एक बार फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। सर्वे की तो बात करें, सांखला जी ने सर्वे ही तो किया है, और क्या किया है? नहीं देखिए, सर्वे तो पहले ही पहली और हो चुका है। अच्छा, मतलब आप ये चा- कह रहे हैं कि भाई जब कहा कि आम अब आदमी की बार पार्टी 400 पार। आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार सर्वे ने दिल्ली में दिखाई, वो गलत थी। देखिए, जब मीडिया जब ने उस पंजाब टाइम के भी अंदर- बताया था जब पंजाब के कि अंदर आम पूर्ण आदमी बहुमत पार्टी की के साथ सुनामी सरकार दिखाई बन सर्वे रही में, है, वो गलत थी। 400 सीटें लेकर आएगी और संविधान को बदलेगी, लेकिन नतीजे उनके अनुरूप अशोक नहीं आए, मेघवाल उनके जी। खिलाफ आए। अशोक मेघवाल जी, सर्वे जनता आज के बहुत समय मैच्योर होती है सर, विफल हो चुका बहुत है। मैच्योर होती है जनता। मैं इसलिए कहता हूं कि स्पष्टवादिता सबको पसंद आती है, सबको आती है, और एरर हर जगह होता है, सब जगह होता है, क्योंकि सैंपल साइज बहुत कुछ तय करता है, बहुत कुछ तय करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार सर्वे गलत हो जाता है। इतिहास गवाह है कि सटीक सर्वे भी आए हैं, और वो आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ ज्यादा आए हैं। लेकिन अफसोस कि आप उनकी बात नहीं करते, एकलव्य जी, क्योंकि महज 15 मिनट के आसपास है, उसके बाद फर्स्ट इंडिया सांखला जी का और बाजोड़ जी का सर्वे दिखाना शुरू करेगा। एक प्री पोल है, एक एग्जिट पोल है। लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सर्वे की विश्वसनीयता खतरे में है, या आपको लग रहा है कि नहीं, मार्जिन ऑफ एरर इसलिए होता है क्योंकि सैंपल साइज कई बार डिस्टर्ब कर देता है? नहीं देखिए, एक बात तो मैं बताऊं विजेंद्र जी कि ये जो सर्वे एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक जो कुछ सर्वे गलत साबित हो गए एक तरह से सीटों को लेके, तो उन सर्वेज में भी ज्यादातर में जो वोट शेयर का प्रेडिक्शन था वो जस का तसी था, वो ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये लोग वोट शेयर क्या दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली एक मतलब हम कोई पूरे देश के तर्ज पे बात नहीं कर रहे हैं, ये एक तरह से मतलब एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वहां पे ये देखना मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां पे अगर 2-3-4% का भी मतलब वोट शेयर में डिफरेंस आ जाता है, कांग्रेस 3-4% गेन कर जाती है, आम आदमी पार्टी लूज कर जाती है और बीजेपी गेन कर जाती है, तो ये तो मतलब पूरा इलेक्शन ही बदल देगा। तो मैं समझता हूं कि विश्वसनीयता सर्वेस की कहीं नहीं गई है, और ये एक मेथोडोलॉजी है जिसके बेसिस पे प्रिडिक्शन किए जाते हैं, उनको मुद्दों के साथ में एक तरह से उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है और प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। और इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि भाई एक लोकसभा पर 2 करोड़ लोग होते हैं, और सैंपल साइज मुश्किल से अगर मैं गलत नहीं तो 10 से 15 हजार के आसपास लोग होते हैं जी। तो उसमें 2 करोड़ का प्रेडिक्शन करना कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ एरर होता है। बिल्कुल। और उसमें अगर आप ये बता पा रहे हैं कि भाई सीट पर मार्जिन ऑफ एरर की वजह से सिर्फ 2000-20,000 वोटों से कोई जीत गया है, तो उस पर सर्वे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए, इसमें एक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने देखा होगा कि बेसिकली एक वो जो अटल जी के समय में जो एक लोकसभा के चुनाव हुए थे, और उसके बाद बेसिकली 2024 के लोकसभा के जो चुनाव हुए, हाँ उसमें ये गलती जरूर हुई कि सीट सही नहीं बता पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनने ट्रेंड ही गलत बता दिया था। सरकार तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बनी थी, तो ऐसा नहीं था कि एकदम उल्टा ही बता दिया जिस तरह से मतलब सर्वेस की क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक मेथोडोलॉजी है जो मतलब विच इज हियर टू स्टे। हाँ, क्योंकि कभी कभी जब प्रिडिक्शन सही नहीं बैठता तो विश्वसनीयता को थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन ये तो मतलब एक जिसे कहते हैं समय का काल चक्र है, सही होंगे तो विश्वसनीयता बढ़ भी जाएगी। भाई वैसे तो 75% के साथ जो मार्क्स लेके आता है वो फर्स्ट डिवीजन कहलाता है, फेलियर नहीं कहलाता जी। तो सर्वे भी ऐसा नहीं है कि अगर मानो 20 सीटें कम या ज्यादा बता दी तो फेल हो गया। बिल्कुल, उसकी एक्यूरेसी तो तय होगी ना कि भाई कितना एक्यूरेट रहा वो, कितना सही के साथ रहा, या कितना जो फैक्ट आने वाला था उसके नजदीक रहा। कुछ मिनट और उसके बाद हम आपको 2 सर्वे दिखाएंगे, एक प्री पोल सर्वे और उसके बाद एग्जिट पोल सर्वे, जो AI तकनीक पर आधारित है और दिल्ली की जनता ने किसको चुना है ये बताने के साथ हर एक सीट का आंकड़ा आपको देंगे, और साथ में कितना वोटिंग परसेंटेज के साथ कौन जीत रहा है ये आपको बताएंगे, और ये दोनों आंकड़े क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ राम सिंह सांखला जी जुड़े हुए हैं जो कि फाउंडर है AI पॉलिटिक्स के। उन्होंने सर्वे किया है, AI तकनीक के आधार पर उन्होंने सर्वे किया और ये एग्जिट पोल सर्वे है। हमारे साथ प्रेम सिंह बाजोड़ जी हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्री पोल सर्वे किया है। राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी हैं, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अशोक मेघवाल जी हैं। अशोक मेघवाल जी, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ने भी तो कोई सर्वे किया होगा? और मैं मानकर चल रहा हूं 3 सर्वे हुए होंगे, एक अरविंद केजरीवाल ने सर्वे कराया होगा, एक पार्टी ने सर्वे कराया होगा, और एक हो सकता है आतिशी ने अलग से सर्वे करा लिया हो। उनकी रिपोर्ट क्या है? देखिए, ऑब्वियसली होता क्या है, सारी पार्टियां सर्वे करवाती हैं और उनका अपना अपना आंकलन होता है, अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि दिल्ली के अंदर
दिल्ली की जो आम जनता है उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट किया है। सर्वे और कराया नहीं कराया? इसकी मूल वजह ये है क्योंकि जिस प्रकार से हेल्थ क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जो विकास के कार्य हुए हैं उससे कहीं ना कहीं झुग्गी झोंपड़ी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में खड़ा अंतिम आप से ये कह अंतिम रहे हैं कि भाई व्यक्ति को दिल्ली की जनता को हर मौसम एक गरिमापूर्ण अलग जीवन अलग जीने के माहौल लिए जो मिलता है। सुविधाएं दी है, आप ये कह रहे हैं वो ना भाई हर मौसम एक अलग माहौल कहीं ना मिलता कहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ बरसात झुकाव में रखता है। केरल हो जाता है, बरसात में केरल हो जाता है, छठ पर शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती है, सर्दी के अंदर आप मास्क वैसे ही मजबूरी में लगाते हैं क्योंकि सांस ले नहीं पाते हैं, यही ना सर। और उसके अलावा सड़कें जाम फंसी रहती हैं तो आपका आराम से वक्त बीतता है, आप ऑफिस पहुंचे ना पहुंचे लेकिन एंजॉय पूरा करते हैं ट्रैफिक का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हमने काम किया है, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे नेताओं को लॉकडाउन कर दिया गया, किस प्रकार से उपराज्यपाल जो है अपनी पावर का मिसयूज कर रहा था। आपने सुना ट्रांसफर नहीं और शायद। पोस्टिंग का चलिए, मैं राइट आपसे पूछता हूं। माननीय सुप्रीम अपनी कोर्ट उपलब्धियां ने गिनाइए। दिल्ली सरकार को दिया आम था, आदमी पार्टी की उसको रूल उपलब्धियां कर दिया। गिनाइए सर, आम आदमी पार्टी की बिल बना उपलब्धियां के। गिनाइए, उपलब्धि गिनाइए आम आदमी पार्टी की 10 सालों की। नहीं, देखिए शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, उपलब्धि मोहल्ला सर, क्लिनिक, उपलब्धि। आप देखिए भाई इतने स्कूल खोले, मैं क्या कह रहा हूं सर, बिजली, पानी, ये लोगों की आम जरूरतें हैं तो इनमें एलजी साहब ने कहीं जिसको अपनी बुनियादी अड़ंगी तौर पे लगाई? पूरा करने का काम आम एलजी आदमी साहब पार्टी ने ने किया है। एलजी साहब ने कहीं अड़ंगी लगाई इन कामों में जिनको गिना रहे हैं? मिसयूज हुआ है। पिछले 2015 के बाद देखिए आप किस प्रकार से उपराज्यपाल जो है हर बार हर कार्य में जी अड़ंगे डालने का मतलब प्रयास कर रहा 2015 था के बाद से और आम आदमी पार्टी ने केंद्र कोई के काम नहीं किया, पार्टी के एजेंट भाई के तौर पे काम कर रहा था। एकलव्य यही मतलब हो गया ना। देखिए आपने इनसे पूछा कि आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए, तो इन्होंने क्षेत्र या सेक्टर्स बताए। इन्होंने हेल्थ की बात करी, किसी हॉस्पिटल का नाम बता सकते हैं। इन्होंने शिक्षा की बात करी, किसी स्कूल का नाम बता सकते हैं जो इन्होंने खोला। एलजी इंटरफेयर करता है, कई कामों में करता है, कोई पर्टिकुलर काम बता सकते हैं जिसमें उसने इंटरफेयर करा? तो देखिए हवाई पुल उसी तरह से बांधे जा रहे हैं जैसे थैंक यू कहना चाहिए। जो काम असंभव थे उनको करने नहीं दिया और उसके लिए एलजी साहब को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो एलजी साहब को तो थैंक यू कहना चाहिए कि साहब अच्छा है आपने अड़ंगा लगा दिया, वरना हम तो वैसे भी नहीं कर पा रहे थे। आपके नाम पोस्ट तो रहे कम से कम, क्योंकि अच्छे काम के लिए तो एलजी साहब कभी आए नहीं। क्या है कि ये जो अपने हेल्थ सेक्टर की जो सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं वो बताते हैं मोहल्ला क्लिनिक।